कल्पना कीजिए, यूरोप 15वीं सदी का आखिरी दशक। सर्दियां इतनी कड़ी होती थीं कि हड्डियां कांप उठती थीं, महलों में आग जलती थी, पर रसोई में वही बासी, सूखा, नमक में लिपटा मांस रखा होता था। वह मांस जो महीनों पहले मारा गया था, जिसकी महक से उल्टी आ जाती थी, पर खाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। यूरोप के राजा, सिपाही, व्यापारी, आम आदमी सब एक ही चीज के भूखे थे। वह चीज थी स्वाद, असली स्वाद। वह तीखापन जो जीभ को झटका दे, वह सुगंध जो नाक में बस जाए, वह जादू जो बासी मांस को भी शाही भोजन बना दे। वह जादू था मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, ऐसी चीजें जो यूरोप की धरती पर नहीं उगती थी। वे आती थीं एक दूर देश से, एक ऐसा देश जिसके बारे में यूरोप वाले केवल कहानियां सुनते थे। एक ऐसा देश जहां सड़कों पर सोना बिखरा है, जहां नदियों के किनारे इत्र बहता है, जहां मसाले पहाड़ की तरह ढेर लगे हैं। वह देश था भारत। लेकिन भारत पहुंचना आसान नहीं था। सदियों से अरब के व्यापारियों ने उस रास्ते पर अपना किला बना रखा था। वे भारत से सस्ते में मसाले खरीदते, ऊंटों और रेगिस्तानों के रास्ते यूरोप लाते और फिर वहां 10 गुना, 20 गुना, कभी कभी 50 गुना दाम वसूलते। यूरोप वाले उनके हाथों में मजबूर थे, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी बेचने वाले के हाथों मजबूर होता है। और फिर 1453 में वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया, कुस्तुनतुनिया का पतन। उस्मानी साम्राज्य ने उस शहर पर कब्जा कर लिया और भारत जाने वाले जमीनी रास्तों पर ताला लग गया। अब यूरोप के लिए भारत पहुंचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन नामुमकिन शब्द उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पेट में आग लगी हो। पुर्तगाल से एक पागल का सफर। पुर्तगाल का राजा था मैनुअल प्रथम। उसके सपनों में केवल मसाले आते थे। एक दिन उसने दरबार में एक आदमी को बुलाया। वह आदमी था वास्को द गामा, एक ऐसा नाविक जिसकी आंखों में समंदर बसता था, जिसके हाथों में खारा पानी और हवा के झोंके घर कर गए थे। राजा ने उससे कहा, सुन, हमारे लोग सदियों से उबला बासी मांस खा रहे हैं। अरब हमें लूट रहे हैं, उस्मानी हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तू समंदर का रास्ता ढूंढे, अफ्रीका के नीचे घूमकर भारत पहुंच। क्या तू यह कर सकता है? वास्को द गामा खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा, महाराज, अगर समंदर ने मुझे निगल लिया तो मेरी जान तुम्हारी, और अगर मैं भारत पहुंच गया तो मेरी कमाई तुम्हारी। राजा ने कहा, जा। 8 जुलाई 1497 लिस्बन का बंदरगाह। 4 जहाज थे, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक मालवाहक जहाज। 170 नाविक, अनाज, पानी, हथियार और एक सपना, भारत। जब जहाज बंदरगाह से निकले तो किनारे पर खड़ी भीड़ रो रही थी। माँ अपने बेटों को आखिरी बार गले लगा रही थी। पत्नियां अपने पतियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थीं। सबको लगता था ये लोग वापस नहीं आएंगे, समंदर उन्हें खा जाएगा। और समंदर ने अपना खेल शुरू कर दिया। अटलांटिक का कहर। जैसे ही जहाज खुले समंदर में पहुंचे, मौसम ने करवट ली। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि आसमान छूती हुई लगती थी। हवा इतनी तेज चलती थी कि पाल फट जाते थे, रस्सियां टूट जाती थीं। लकड़ी के जहाज ऐसे चरमराते थे जैसे कोई विशालकाय मछली उन्हें दांतों से कुचल रही हो। नाविकों की हालत खराब हो गई। उल्टियां, बुखार, पेचिश। जहाज के निचले हिस्से में इतनी बदबू आने लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हर 2-3 दिन में कोई न कोई नाविक बीमारी से मर जाता। उसकी लाश को एक पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता। कोई प्रार्थना नहीं, कोई आखिरी संस्कार नहीं, बस एक छपाक की आवाज और फिर खामोशी। कुछ हफ्तों में ही नाविकों ने बगावत कर दी। वे वास्को द गामा के पास आए, घुटनों पर बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे, कप्तान, हमें वापस ले चल। हमें नहीं चाहिए कोई भारत, हमें नहीं चाहिए कोई मसाला, हमें बस जिंदा अपने घर जाना है। वास्को द गामा ने अपनी तलवार निकाली। उसने नाविकों की तरफ देखा, ऐसे देखा जैसे कोई शेर शिकार को घूरता है, और फिर उसने एक ऐसा काम किया जिससे सबके होश उड़ गए। उसने दिशा सूचक यंत्र, नक्शे और हर वह चीज जो वापस लौटने का रास्ता दिखा सकती थी, उठाकर समंदर में फेंक दी। फिर वह चिल्लाया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या समंदर हमारी कब्र बनेगा। जिसने वापस जाने की बात कही उसे मैं खुद अपने हाथों से काट डालूंगा। उसके बाद किसी ने मुंह नहीं खोला। तूफानों का अंतरीप, मौत का दरवाजा। जहाज आगे बढ़ते रहे। हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, और फिर वह दिन आया जब वे उस जगह पहुंचे जहां 10 साल पहले एक और नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने हार मान ली थी। उस जगह का नाम था तूफानों का अंतरीप, अफ्रीका का सबसे निचला सिरा, जहां 2 महासागर अटलांटिक और हिंद आपस में टकराते हैं। वहां का नजारा देखकर रूह कांप जाती थी।
आसमान इतना काला हो गया कि दिन में भी रात लगती थी। बिजलियां ऐसे कड़कती थीं जैसे कोई ऊपर से पहाड़ तोड़ तोड़ कर फेंक रहा हो। लहरें इतनी विशाल थीं कि जहाज उनके सामने पानी के बुलबुले जैसे लगते थे। एक लहर जहाज को आसमान तक उठा ले जाती और अगले ही पल उसे पाताल में पटक देती। नाविक चीख रहे थे, रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ तो बस आंखें बंद किए बैठे थे, मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वास्को द गामा खड़ा था, जहाज के अगले हिस्से में, हाथ में तलवार, आंखों में आग। वह समंदर को घूर रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, तेरी ताकत देख ली, अब मेरी ताकत देख। खाली हाथ नहीं लौटना वास्को द गामा। कालीकट में कुछ महीने रुका। उसने वहां की हर चीज को देखा, समझा, याद किया और फिर उसने अपने जहाजों को मसालों से भर दिया। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, सब कुछ। जहाजों की लकड़ी तक मसालों की महक से सराबोर हो गई थी। एक भारतीय जहाज भी उसने अपने साथ ले लिया ताकि ज्यादा माल ले जा सके। वापसी का सफर भी कम खतरनाक नहीं था। तूफान फिर से आए, बीमारियां फिर से लौटी, आधे से ज्यादा नाविक मर गए। लेकिन इस बार जहाजों के निचले हिस्से में एक खजाना था, ऐसा खजाना जिसकी कीमत उनकी जानों से कई गुना ज्यादा थी। सितंबर 1499, जब वास्को द गामा के बचे खुचे जहाज लिस्बन बंदरगाह पर वापस लौटे तो वहां का नजारा देखने लायक था। जो लोग उसे रोते हुए विदा कर रहे थे, वही लोग अब उसके स्वागत में नाच रहे थे। राजा मैनुअल प्रथम खुद बंदरगाह पर आया। उसने वास्को को गले लगाया और कहा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। जब मसालों की बोरियां उतारी गईं तो हिसाब लगाया गया। पूरी यात्रा का खर्च, मरे हुए नाविकों का मुआवजा, टूटे जहाजों की मरम्मत, सब कुछ काटने के बाद भी शुद्ध मुनाफा था 60 गुना। जी हाँ, उन्होंने 1 रुपए पर 60 रुपए कमाए थे। ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। पुर्तगाल रातों रात यूरोप का सबसे अमीर देश बन गया और वास्को द गामा, वह नाविक जो कभी गरीब था, अब राजा से भी बड़ा नाम था। कहानी का दूसरा पहलू। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। वास्को द गामा ने जिस समुद्री रास्ते को खोला, वह सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, वह लूट का रास्ता था। उसके बाद आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज। वे सब व्यापारी बनकर आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने तोपें तान दी, किले बना लिए, राजाओं को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे पूरे भारत को गुलाम बना लिया। जिस भारत ने बिना किसी शर्त के उस भूखे नाविक को पनाह दी, उसी भारत से उसके वंशजों ने सदियों तक लूटा। करोड़ों का सोना, हीरे जवाहरात, रेशम, मसाले सब यूरोप चले गए और बदले में भारत को मिला गरीबी, अकाल, जेलें और मौतें। लेकिन भारत की कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने हार मानना सीखा नहीं है। सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा लहराया तो दुनिया को याद आया, यह वही भारत है जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था और फिर से बन सकता है। वास्को द गामा की कहानी हमें सिखाती है, भूख और लालच इंसान से पहाड़ और समंदर दोनों पार करा सकते हैं। लेकिन यह भी सिखाती है, कोई भी ताकत किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रख सकती। भारत अमर है, भारत अजय है और जब तक इस धरती पर इंसान है, तब तक वह कहानी जिंदा रहेगी, जिसमें एक भूखा नाविक समंदर पार करके आया और एक महान सभ्यता से मिला। सब्सक्राइब टू चैनल जेब डोक।